नमस्कार, मैं हूं अनिलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। पिछले एक सप्ताह से लगातार टॉपर्स की खबर आप भी पढ़ रहे होंगे या देख भी रहे होंगे। कोई 100 में से 99 नंबर ला रहा है, कोई 99 से भी ज्यादा ला रहा है। जैसे सीबीएसई की 12वीं के नतीजे देखें, दिल्ली की एम गायत्री ने कॉमर्स में 500 में से 496 स्कोर किए। उसी तरीके से बिहार आ जाइए तो बिहार में इंटरमीडिएट साइंस की परीक्षा के नतीजे देखें तो समस्तीपुर के विकास टॉपर बने। झारखंड में भी 98 या 99% लाने वालों की कोई कमी नहीं है। सवाल यह है कि मध्य वर्ग वाला ये देश 90 से नीचे रहने वालों का क्या करेगा। सोचिए, 90 से ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थी कैसे होते होंगे। अलग अलग शिक्षकों ने मिलकर भिन्न भिन्न सोच के साथ जो सवाल दिए वो एक विद्यार्थी हल कर गया, पर उनका क्या करें जो इस परीक्षा द्वारा प्रतिभा साबित करने के पैमाने से टकरा नहीं सके। और यही सवाल देखिए जीवन भर चलता रहता है। देश के भी यही हालात हैं। टॉपर्स की तरह गिनती के कुछ लोगों के पास संपत्ति है और जिस तरह टॉपर्स को देखकर दूसरे के माता पिता अपने बच्चों से वैसे ही उम्मीद करते हैं, उसी तरीके से आम आदमी भी बड़ी इमारतों और गाड़ियों के शीशे में अपनी शक्ल देखकर, चेहरा देखकर भविष्य देखता है। सवाल है कि मध्यम वर्ग वाले इस देश में मध्यम वर्ग के लिए क्या है। लालू जी का एक इंटरव्यू देख रहा था। उस इंटरव्यू में लालू जी कह रहे थे कि आम जनता की थाली से दाल गायब है। उसी कार्यक्रम उन्होंने कहा कि दाल गायब होने का मतलब है कि हम लोगों को तो मिलता है पर आम आदमी को नहीं मिलता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि लालू जी की मंशा गलत रही होगी, पर जिस नीतीश कुमार की सरकार को उनका समर्थन है, क्या कभी जन कल्याण के मुद्दों पर उन्होंने बात की? अगर बात की तो हमें पता नहीं चला। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नहीं कहा कि आज मैंने और नीतीश जी ने विकास के मुद्दे पर चर्चा की, ये मुद्दे शामिल थे। इसकी चर्चा कहीं नहीं है। दिक्कत यह है कि लालू जी भी दाल के मुद्दे से ज्यादा अपनी दाल गलाने के मुद्दे में व्यस्त हैं। देश के प्रधानमंत्री विदेश नीति को लेकर चर्चा में हैं और विदेश नीति के सबसे बड़े मुद्दे पाकिस्तान के मसले पर उनके पास से आज तक कोई जवाब मिला नहीं है। आज ही राजनाथ सिंह का बयान पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने नापाक इरादों पर लगाम लगाए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि राजनाथ सिंह और पिछले सरकार के गृह मंत्री सुशील शिंदे के बयान में फर्क क्या है। पाकिस्तान ने भी नहीं सोचा होगा कि उसके मसले का हल केवल कांग्रेस की सरकार से बेहतर बयानबाजी से होगी। यानी यहां भी समाधान मध्यम वर्ग की तरह बीच में ही कहीं अटका हुआ है। तो आज पुरवैया डीएनए में बात कुछ ऐसे ही मसलों की जो कहीं बीच में अटके हुए, पर हम उनकी चर्चा करेंगे बिना अटके हुए। पुरवैया डीएनए की शुरुआत आज कर रहे हैं बिहार से। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जुट चुकी हैं। जीत के समीकरण बनाए जा रहे हैं। अभी से ही हर वो हथकंडा अपनाया जा रहा है जो अभी तक सफल रहे हैं, भले ही वो गलत क्यों ना हो या गलत क्यों ना होते रहे हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रकवि दिनकर का हवाला देकर कह रहे थे कि बिहार जातिवाद से ऊपर नहीं उठेगा तो विकास नहीं होगा। उनकी सरकार जन कल्याण पर्व के तहत नेताओं के दौरे जातीय समीकरण को देखकर बना रही है। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे जन कल्याण पर्व के दौरान जातीय समीकरण का भी कहीं ना कहीं ध्यान रखा गया है। शुरू करते हैं। कलराज मिश्रा जो केंद्र में मंत्री हैं और ब्राह्मण जाति से आते हैं, इनको गोपालगंज, बेतिया और दरभंगा की जिम्मेवारी दी गई। पूछिए क्यों? क्योंकि गोपालगंज में 9.29, बेतिया में 5.49 और दरभंगा में 16.24% ब्राह्मण मतदाता हैं। इसलिए समीकरण उनके हिसाब से देखकर फिट करने की कोशिश हुई है। संतोष गंगवार साहब जो कुर्मी जाति से आते हैं, इनको नालंदा, लखीसराय और खगड़िया जिले की जिम्मेवारी दी गई। पूछिएगा क्यों? जवाब यह है कि नालंदा में 19% कुर्मी जाति के वोटर हैं। इसके अलावा लखीसराय में 6.3% और खगड़िया में 8% कुर्मी जाति के वोटरों की संख्या है। सिलसिला यही नहीं थम रहा है। आगे बात करिए राजीव प्रताप रूडी साहब की। बड़े नेता हैं, सारण से सांसद हैं, राजपूत जाति से आते हैं। बाढ़ और औरंगाबाद में राजीव प्रताप रूडी साहब की जिम्मेवारी होगी। बाढ़ में स्थिति क्या है? 8.02% और औरंगाबाद में 12.04% राजपूत मतदाताओं की संख्या है। इसके अलावा अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उनको बिहार के अल्पसंख्यक बाहुल्य जिले पूर्णिया, अररिया और सुपौल की जिम्मेवारी दी गई। यहां के हालात भी देखिए आप। पूर्णिया में 21.27%, अररिया में 38.83% और सुपौल में 16.07% अल्पसंख्यक हैं। यानी टारगेट साफ है। आरएलएसपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा साहब जो कोयरी जाति से हैं, उन्हें कोयरी, बाहुल, कैमूर और सासाराम की जिम्मेवारी दी गई है। कैमूर में 7.5 और सासाराम में 11.5% कोयरी जाति के वोटर हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह साहब, उनको भी राजपूत बहुल इलाके जहानाबाद और हाजीपुर में लगाया गया, जहां राजपूत वोटर्स की संख्या 4.5% और 11.5%
दोनों जगहों पर अलग अलग क्रमशः है। रामकृपाल यादव साहब को भी जिम्मेवारी सौंपी गई है। इनकी स्थिति भी देखिए, इन्हें दिया गया कौन सा क्षेत्र? सहरसा और मधेपुरा। सहरसा और मधेपुरा में इन्हें लगाया गया है। यादव वोटरों की संख्या देखिए जिस इलाके में रामकृपाल यादव जाएंगे, 22.36%। भूपेंद्र यादव साहब को भी यादव वोटरों को ही लुभाने के लिए मधुबनी और सीतामढ़ी में ड्यूटी लगाई गई है। मधुबनी में 11.13% और सीतामढ़ी में 11.14% यादव वोटर हैं। देखिए प्लानिंग किस तरीके से है। इसके अलावा जितने भी नेता हैं जिनको क्षेत्र में जाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है, हर किसी के पीछे समीकरण ध्यान में रखा गया है। आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन प्लानिंग के दृष्टिकोण से भी देखिए तो कहीं ना कहीं प्लानिंग इस मुद्दे के एक्सिस पर या इस मुद्दे के इर्द गिर्द घुमाया जरूर गया है, क्योंकि सीपी ठाकुर साहब भूमियार जाति से आते हैं और गिरिराज सिंह भी भूमियार जाति से, तो भूमियार बाहुल क्षेत्रों में इनको जिम्मेवारी दी गई। सीपी ठाकुर साहब शेखपुरा की जिम्मेवारी संभालेंगे, जहां भूमियार जाति के 11.26% वोटर हैं। गिरिराज सिंह साहब आ जाइए, इन्हें भी भूमियार बाहुल इलाके की जिम्मेवारी मिली है। नवादा, जमुई, मुंगेर और भागलपुर में इनकी ड्यूटी रहेगी। लोगों तक जाएंगे, केंद्र के कामकाज को बताएंगे, लेकिन किन्हें बताएंगे? देखिए वोटरों की औसत संख्या 8% से अधिक है जो इनकी जाति से आते हैं। रविशंकर प्रसाद साहब मोतिहारी की जिम्मेवारी सौंपी गई है, जहां पटना के बाद सबसे अधिक कायस्थ मतदाता हैं और उसी जाति से रविशंकर प्रसाद जी भी आते हैं। जातिगत आधार में बने इस जन कल्याण पर्व को देखने से यही लगता है कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव को जातिगत आधार पर लड़ने के मूड में है, या कम से कम उसकी तैयारी इसी के इर्द गिर्द घूमती। आगे बढ़ते हैं। अगले कुछ महीनों में भले ही बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हों, पर झारखंड में देखिए रघुवर दास सरकार के गठन के बाद भी राजनीति लगातार जारी है। हर किसी की राजनीति गांव के इर्द गिर्द घूम रही है और हर दल गांव की राजनीति में अपनी रोटी सेकने की कोशिश भी कर रहा है। रिपोर्ट दिखाएंगे। झारखंड की राजनीति में इन दिनों गांव के नाम का शोर मचा हुआ है। शुरुआत कांग्रेस की तरफ से गांव-गांव पांव-पांव कार्यक्रम से हुई और अब प्रदेश की सरकार भी गांव में रात गुजारने को मजबूर दिख रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी के कार्यक्रम पर चुटकी ली है। लोगों के आंख में धूल झोंकने के लिए आप घूम रहे हैं, इससे कुछ फायदा नहीं वाला। देखिए ये सब चीज़ करने से मैंने कहा कि ये सब चीज़ आप जाके काम करिएगा तो अपने आप पब्लिक बोलेगी, गाँव वाला अपना खुद बोलेगा। आपको कुछ करने गाँव जाने की जरूरत नहीं, आप बैठ के काम करिए। तो रघुवर दास सरकार के गांव में रात गुजारने को कांग्रेस नौटंकी बता रही है, तो बीजेपी कांग्रेस के गांव-गांव पांव-पांव अभियान को असफल। बीजेपी नेताओं का मानना है कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, इसलिए वो गांव तक नहीं पहुंच सकती। गांव-गांव पांव-पांव उसका कार्यक्रम फ्लॉप कर गया है। शहर की एक सड़क पर उन्होंने थोड़ा दूर पैदल जरूर चला है और उसके अलावा वो किसी गांव में गए नहीं, न जा सकेंगे क्योंकि उनके पास संगठन नहीं है। इधर जेएमएम फिलहाल इस दौड़ में भाग नहीं ले रहा। उसका कहना है कि उसकी पहचान गांव से ही है और बीजेपी सरकार जिस गांव के विकास के लिए राजनीति कर रही है वो किसी गांव में एक रात बिताने से पूरा नहीं होगा, बल्कि सरकार को ईमानदार कोशिश की जरूरत है। लेकिन जनता की जो समस्या है उसका निदान जब तक नहीं होगा तो हम नहीं समझते कि इस तरह के कार्यक्रम का कोई मतलब है। झारखंड की राजनीति में विलेज पॉलिटिक्स नया है। अब तक राजनीतिक दलों के नेता गांव का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिहाज से किया करते थे, पर पहली बार गांव के ग्रामीणों का दिल जीतने की कोशिश हो रही है। देखना यह है कि यह कोशिश कितनी सफल हो पाती है। अविनाश कुमार, जी मीडिया, रांची। तो गांव की चर्चा हो रही थी तो लगा कि जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो पता चला कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मजदूर और किसानों का शोषण रोकने के लिए गांधी जी ने कहा था, अगर हिंदुस्तान को सच्ची आज़ादी पाना है और हिंदुस्तान के मार्फत दुनिया को भी, तब आज नहीं तो कल या कभी भी अगर विकास के रास्ते पर चलना है तो हमें गांव में रहना होगा। कई करोड़ आदमी शहरों और महलों में सुख से नहीं रह सकते और ना ही वो एक दूसरे का खून करके शांति से रह सकते हैं। ये सब गांधी जी के बोल थे। इसलिए मैं सोचता हूं कि खेती, गोपालन और अन्य सब ग्रामीण उद्योगों को फिर से बसाओ, जिससे गांव-गांव गोकुल बन जाए। ये गांधी जी के शब्द थे। अब आज की राजनीति गोकुल बना दी या नहीं बना दी जरूरी नहीं है, क्योंकि हालात भी गांधी जी के ज़माने से अब बदल चुके हैं। पर दल अगर गांव की ओर जा रहे हैं तो कुछ बुनियादी सवाल हैं जो लाजमी हैं। क्या सवाल हैं बताते हैं आपको।
पहला सवाल यह कि क्या राजनीतिक दलों को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि बिना गांव को साथ लिए अब आगे की राजनीति संभव नहीं है। एक और सवाल यह भी है कि क्या वाकई आने वाले समय में भारत को गांव की ओर लौटना होगा, क्योंकि जिस तरह से देश को बाजार बनाया जा रहा है उसमें उम्मीद गांव से भी होगी या गांव से ही होगी कहीं। तीसरा सवाल यह भी है कि क्या गांव में बढ़ती जागरूकता राजनीति को रुख बदलने पर मजबूर भी कर रही है। चौथा सवाल यह भी है कि क्या विकास के पैमाने को अब दल भी अलग तरीके से परिभाषित करने के मूड में है, यानी गांव के विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। ये कुछ सवाल हैं जो गांव के संदर्भ में बरकरार हैं। छोटा सा विराम, लौटते हैं। अब बात एक ऐसी समस्या की जिससे पूरा देश ग्रसित है कहीं ना कहीं, और उस पर प्रतिबंध की भी आवश्यकता है। कानून है लेकिन उसके क्रियान्वयन की भी आवश्यकता है। बिहार में भी देखिए, गुटखे की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन उसके बाद भी धड़ल्ले से इसकी बिक्री हो रही है। आप जो तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं, देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से भी, जहां बेखौफ होकर गुटखे की बिक्री हो रही है। यह आमतौर पर आप कभी भी या कहीं भी ऐसी तस्वीर देख सकते हैं बिहार में। बता दें आपको कि बिहार सरकार ने गुटखे को फूड सेफ्टी एक्ट के अधीन मानते हुए स्वास्थ्य के लिए खतरे को देखते हुए नवंबर 2014 में इसकी बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। लेकिन तंबाकू निर्माताओं ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। लेकिन 8 मई 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में बिहार में गुटखा की बिक्री पर पूर्ण पाबंदी लगाने के बिहार सरकार के आदेश को बरकरार रखते हुए पटना हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगा दी। कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में सभी धूम्र रहित तंबाकू पदार्थ, जर्दा, पान मसाला, सुगंधित सुपारी और सुगंधित तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाई गई है। लेकिन तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो बता रही हैं कि रोक का कोई असर नहीं दिख रहा। कहीं खुलेआम तो कहीं चोरी छुपे गुटखे की बिक्री जारी है। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तंबाकू का इस्तेमाल लोगों की सेहत को खतरा पहुंचाने की सबसे बड़ी वजहों में शामिल है। तंबाकू के सेवन का हर तरीका खतरनाक है। इसमें लत पैदा करने वाला निकोटिन, कार्बन मोनोऑक्साइड, टार और हाइड्रोजन साइनाइड जैसे विषैले पदार्थ भी होते हैं। इसके सेवन से हर साल करीब 60 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद भी देखिए, लोग भी सुधरने को तैयार नहीं है। भारत में भी हालात बहुत चिंताजनक हैं। यहाँ हर साल तंबाकू के सेवन के कारण करीब 10 लाख लोग काल के गाल में समा जाते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2012 की वैश्विक मृत्यु दर रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 30 साल या इससे अधिक उम्र में मौत के 7% मामले तंबाकू के खतरे से जुड़े होते हैं। कैंसर और कम उम्र में दिल के दौरों की ये बड़ी वजह है। विश्व हृदय संघ की एक ताज़ा रिपोर्ट ये बताती है कि करीब 1.73 करोड़ यानी 1.73 करोड़ लोग दिल की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिनमें 10% की मौत तंबाकू के सेवन की वजह से होती है। सिनेमा हॉल में भी आप बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स भी देखते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद सरकार की भी एक भूमिका है, वो चर्चा करना चाहते हैं हम। एक तंबाकू में इतने सारे अवगुण होते हैं और अवगुणों को देखते हुए सरकार ने रोक लगाने का फैसला लिया, लेकिन उसके बाद भी पान मसाला और गुटखे की बिक्री जारी है, जिस पर सख्ती से रोक लगाने की आवश्यकता है। एक छोटा सा विराम, लौटते हैं। केंद्र और राज्य सरकार विकास के दावे लगातार करती है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि सरकारी उपेक्षा के कारण कई उद्योग बंद होने की कगार पर हैं। समस्तीपुर में बिहार का एकमात्र कुंभकारी उद्योग वर्षों से बदहाल है और यहां काम कर रहे लोग दाने दाने को मोहताज हैं। लेकिन इस ओर ना केंद्र सरकार का ध्यान है ना राज्य सरकार का। देखिए, जर्जर इमारत, वीरान कैंपस, टूटी फूटी मशीनें और बिखरे सामान गवाही दे रहे हैं बदहाली की। 1969 में समस्तीपुर अनुमंडल खादी ग्रामोद्योग संस्था पूसा की तरफ से कुम्भकारी उद्योग की स्थापना की गई। यहां बने सामानों की डिमांड बिहार में ही नहीं दूसरे राज्यों में भी थी। हजारों लोगों को यहां रोजगार मिला हुआ था, लेकिन सरकार की उपेक्षा की वजह से संस्था की माली हालत बिगड़ने लगी।
धीरे धीरे यहाँ काम बंद पड़ गया और हुनरमंद लोग सड़क पर आ गए। एक समय यहाँ था कि 1969 में जब इसका स्थापना हुआ था तो 45 से 50 आदमी दिन रात काम करते रहते थे। काफ़ी इसकी मांग थी। इस राज्य में तो इसका आपूर्ति होता ही था। इस देश के राजधानी में भी यहाँ से भेजा जाता था कपड़ा। लेकिन आज आर्थिक अभाव में सरकार के उदासीनता के चलते इसका स्थिति हो गया है मरणासन। साल 2012 में सेवा यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार और तत्कालीन उद्योग मंत्री रेणु कुशवाहा ने संस्था का निरीक्षण किया था और वादा किया था कि बहुत जल्द दोबारा यहां काम शुरू कराया जाएगा। सीएम नीतीश के निरीक्षण के 3 साल होने को आए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे लोगों में निराशा है। सरकार कुछ इस पर ध्यान दे तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो अच्छा ढंग से इस विभाग के चलावे और बहुत दूरी तक के जैसे इसका मांग जैसे होता है, माने 3-4 जिले में जैसे मांग यहाँ मांग होता है, तो हम लोग जैसे अभी पूंजी के अभाव में जैसे पूरी नहीं कर सकते हैं। जैसे बिहार में उद्योग धंधों की भारी कमी है। नए उद्योग लग नहीं रहे और जो पुराने हैं उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ दिया गया है। अगर सरकार की यही नीति रही तो कुंभकारी उद्योग की तरह और कई उद्योग बंद हो जाएंगे। संजीव नैपुरी, जी मीडिया, समस्तीपुर। कुछ और भी जगहों की तस्वीर ऐसी हैं, उस पर कभी और बात करेंगे। आज इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।